बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये जी शुक्रिया। टॉपिक था जी सिग्मा अलजबरा, और उसके अंदर आगे है सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय अ सेट। ये एक छोटी सी लाइन है कि सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय अ सेट से क्या मुराद है कि अगर आपके पास किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स का, अगर नॉन एम्प्टी सेट एक्स के अंदर से आपने बेशुमार सिग्मा अलजबरा इकट्ठे किए हैं और एक एक्स्ट्रा फ्लेवर आप उसके अंदर डाल देते हैं कि जो भी जितने भी सिग्मा अलजबरा हैं, हर सिग्मा अलजबरा के अंदर कुछ खास किस्म के सबसेट हर सिग्मा अलजबरा में शामिल है। वो एक सबसेट मेंबर के तौर पे भी लिया जा सकता है और वो ज्यादा भी लिया जा सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन में ये लिखा है कि अगर हर सिग्मा अलजबरा में कैपिटल एक्स लाजमी आए, तो जब उन सिग्मा अलजबरास का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एक सिग्मा अलजबरा ही आएगा, और उस सिग्मा अलजबरा के अंदर भी वो टिपिकल स्पेसिफिक एलिमेंट्स का सेट मौजूद होगा। और ऐसे सिग्मा अलजबरा को कहते हैं कि दैट सिग्मा अलजबरा इज जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर सेट एक्स। इसी बेस पे एक छोटा सा थ्योरम था जिसे मैंने लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर शेयर किया था आपसे, और उसी को मुकम्मल करते हैं जल्दी जल्दी। 35 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त मेरे जूम क्लास के अंदर, हालांकि 48 होने चाहिए थे। लेट जी बी अ फैमिली ऑफ सबसेट्स, लेट जी बी अ फैमिली ऑफ subset of a set X, then there exists a smallest sigma algebra containing G। तो क्या मतलब है जी इसका कि आपके पास अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट X के अंदर से आपने कुछ मखसूस सबसेट्स को चुना है और उस कलेक्शन का नाम रख दिया है जी, तो साबित करें कोई ना कोई जरूर एक सिग्मा अलजबरा ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसे हम उसी तनाजुर से देखेंगे जिसके ऊपर हमने अभी डेफिनेशन की है कि दैट स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा एग्जिस्ट कंटेनिंग जी। तो चूंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि जो सिग्मा अलजबराज का इंटरसेक्शन होता है वो भी सिग्मा अलजबरा होता है, तो उससे हमें इस चीज की हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमने एक फैमिली डिफाइन की है जिसके अंदर से हमने ये कहा है कि हमारे पास एक फैमिली है जिसके अंदर बेशुमार सिग्मा अलजबराज का कलेक्शन है, और इस दफा हमने उन सिग्मा अलजबराज को कंसीडर किया है जिनके अंदर वो मखसूस नौइयत के कुछ सबसेट का कलेक्शन भी मौजूद है जिसको हमने जी से डिनोट किया। तो अब ये जो कलेक्शन है इसके बारे में मेरा दावा है कि वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। क्यों भला? क्योंकि जिस डेफिनेशन की बेस पे मैंने ये कलेक्शन इकट्ठा किया है, अगर मैं उस कलेक्शन के अंदर देखूं तो मुझे पावर सेट भी नजर आएगा, और हर सेट का पावर सेट एग्जिस्ट करता है, और हर पावर सेट सिग्मा अलजबरा है, और
इस पावर सेट में उन एलिमेंट्स को भी आप देखेंगे जिनका तज़किरा आपने एक स्पेसिफिक अंदाज में जी की जुबान में किया होगा, क्योंकि पावर सेट के अंदर तो सारे आ जाते हैं ना। तो पावर सेट में फिर जब सारे सबसेट आ जाते हैं तो वो जी भी आपको नजर आएगा जो आपने अलहदा से कंसिडर किया है। तो जब आप इन तमाम सिग्मा अलजबरास का इंटरसेक्शन लेंगे तो मुझे पता है कि वो भी सिग्मा अलजबरा होगा। अब आप जानते हैं कि चूंकि जी हर सिग्मा अलजबरा के अंदर मौजूद है तो फिर जी इंटरसेक्शन के अंदर भी आएगा, जिससे ये आप फैसला करेंगे कि जो जी है वो उस इंटरसेक्शन को के अंदर आता है, यानी वो जो सिग्मा अलजबरा बतौर हमने इंटरसेक्शन डिफाइन किया है वो जी को कंटेन करता है। इतना करने के बाद ये साबित करना बाकी है कि क्या वो जो सिग्मा अलजबरा हमने कंसीडर किया है जो कि इंटरसेक्शन है तमाम सिग्मा सिग्मा अलजबरास का, क्या वह स्मॉलेस्ट भी है कि नहीं। हमने बस उसको स्मॉलेस्ट साबित करना है। इसके लिए हम ये दावा करते हैं कि फर्ज करें आपके पास एक ऐसा भी सिग्मा अलजबरा मौजूद है जो जी को कंटेन करता है। एक अलहदा से स्पेसिफिकली एक हमने सिग्मा अलजबरा के नाम से अलहदा से कंसीडर किया है जो जी को कंटेन करता है। अगर ये वही सिग्मा अलजबरा है जो जी को कंटेन करता है तो मेरी सी की डेफिनेशन के मुताबिक ये के भी सी में आएगा। और फिर अगली बात कि जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, ये डेफिनेशन यूज कीजिएगा कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, आपने उनका इंटरसेक्शन लिया है तो डेफिनेटली वो जो इंटरसेक्शन है वो ए का भी मेंबर होगा, वो बी का भी मेंबर होगा। तो जब आपने ये जो बेशुमार कलेक्शन का जो कि सिग्मा अलजबराज हैं उनका इंटरसेक्शन लिया है तो ये एक बात नोट करने वाली है, अगर मैं इसे अलहदा से नोट करूं तो ये जो इंटरसेक्शन है ए आई का, ये इनफरादी हैसियत में A1 के अंदर भी आता है, ये A2 के अंदर भी आता है, ये A3 के अंदर भी आएगा, और इस तरीके से उन तमाम सिग्मा अलजबरास के अंदर ये अलहदा अलहदा कंटेन्ड होगा। अगर मैं इन्हीं में से उस सिग्मा अलजबरा का भी जिक्र करूं जिसका नाम मैंने के रखा था, तो फिर ये जो इंटरसेक्शन है सिग्मा अलजबरास का वो के अंदर भी आएगा। और चूंकि जी जो है वो एच के अंदर कंटेन करता है और आगे अभी हमने देखा कि एच के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि के फिर स्मॉलेस्ट नहीं है बल्कि वो एच ही जिसे हमने इंटरसेक्शन बोला है वही ऐसा मेरा स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा है जिसे जी कंटेन करता है। तो जी जो एच है दैट इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग जी। आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, अहमद साहब हैं, माइक ऑफ कर लें। सबा है वो भी माइक ऑफ करे, और अनीला भी है वो भी अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। जी अहमद साहब आपका रह गया। अहमद शाह जी, ये जो नाम है यहाँ पे उनका माइक ऑफ नहीं है। चलें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो मैं आगे चलता हूँ। ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम जो चीज आपको बताएगा मैं उसको अपनी जुबान में बता देता हूँ। एक तो ये कि आज के बाद जितने भी आगे टॉपिक आएंगे उसके अंदर सबसे पहली बात हम जब बेस बना के बात करेंगे तो वो बेस ये होगी कि जनाब मेरे पास एक सिग्मा अलजबरा है। सिग्मा रिंग तो बहुत कम यूज होगा, सिग्मा अलजबरा को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक सिग्मा अलजबरा है और उस सिग्मा अलजबरा के अंदर में एक सीक्वेंस है सबसेट्स की। तो एक सीक्वेंस सिग्मा अलजबरा के अंदर है
और एक सीक्वेंस हम खुद डेवलप करेंगे। ये सिग्मा अलजबरा के अंदर तो नहीं होगी, मगर हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे अलहदा से कि वो भी उसी सिग्मा अलजबरा के अंदर महसूस होगी। वो कहता है कि एक सीक्वेंस है EN जो कि सिग्मा अलजबरा ए के अंदर मौजूद है, E1, E2, E3 एंड सो ऑन। तो उसके मुकाबले में एक नई सीक्वेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है जिसका नाम FN रखा गया है। और उस नई सीक्वेंस में और उस पुरानी सीक्वेंस में जो चीजें कॉमन है वो आपके सामने उसने लिखी हैं कि ये जो नई सीक्वेंस है, अगर आप उसमें पहले सेट का नाम F1 रखते हैं तो वो E1 का सबसेट होगा, F2 E2 का सबसेट होगा। इसी तरीके से हर इंडेक्स के लिए ये बात आगे चलेगी, बाकियों के लिए भी चलेगी। E1 E2 का, F1 E1 का, F2 E2 का, इसी तरीके से बाकी भी। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि आवाज क्लियर है? जी जी सर, सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है। यस सर, माशाल्लाह, क्लियर। माशाल्लाह। और मेरी सर एक तरफ दो को प्रॉब्लम हो रही है। चलें, अल्लाह ताला उसके उनके प्रॉब्लम्स को हल करे। और मेरी तरफ से आपको आमीन। पहला जो आज का रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है, ये मुबारक हो और अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल करें और अल्लाह आपकी मेहनत का आमीन। पूरा पूरा आपको अजर दे। आमीन। और इंशाल्लाह ये कुछ मेरी मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से मुझे ये टाइम चेंज करना पड़ा, इसलिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि आपने मुझे बर्दाश्त करना है इसी तरीके से। तो हम चले सर कोई बात नहीं। 5-7 मिनट पहले छोड़ दिया करेंगे। जजाकल्लाह। ये इस थ्योरम के अंदर दो किस्म की सीक्वेंस को आप देखेंगे और अभी मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि जो सीक्वेंस हम उठाएंगे ए से, उस सीक्वेंस के बारे में हमें कोई नहीं पता कि क्या इस सीक्वेंस के कोई दो सेट अगर हम उठाएं, यानी E1 और E3 ले लें या E3 E7 ले लें, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपस में डिसजॉइंट हो, मतलब उनका इंटरसेक्शन एमिटी आए। मगर जब हम एक नई सीक्वेंस खुद से डेवलप करेंगे एक खास तरीके से, तो उस नई सीक्वेंस FN के बारे में यहाँ पे साबित किया गया है कि वो जो सीक्वेंस आप खुद से बनाएंगे वो डिसजॉइंट होगी पेयर वाइज। यानी कोई से भी दो F1 F2 F3 F4 F1 F3 F1 F10 जो भी दो आप सीक्वेंस के मेंबर चुनेंगे, आपको वो डिसजॉइंट मिलेंगे। और फर्क भी नहीं पड़ेगा कि एक तरफ आप ई के सारे मेंबर्स का यूनियन ले लें, ई एन सीक्वेंस का, और एक तरफ एफ सीक्वेंस के सारे मेंबर्स का यूनियन ले लें, तो भी आंसर दोनों का सेम आएगा, चाहे वो सीक्वेंस फाइनाइट हो या चाहे वो सीक्वेंस इनफाइनाइट हो। तो मेन इस थ्योरम का रीजन है कि एक सीक्वेंस जिसके मेंबर सेट की सूरत में आपस में डिसजॉइंट नहीं है, पेयर वाइज उनका इंटरसेक्शन एमिटी नहीं आता, कोई ऐसी टेक्निक अपना के ऐसी एक नई सीक्वेंस उस पहली वाली सीक्वेंस से बनाई जाए जो जिसमें आने वाले हर दो सेट आपस में डिसजॉइंट हो और हमारे मेंबर्स में भी कोई फर्क ना पड़े, यूनियन लेने से आंसर फिर से वही आए। तो आपने ये चीज यहाँ पे नोट करनी है और इस तरह के 2-4 थ्योरम आगे भी आपको इस तरह के नजर आएंगे। तो आज आप ये सीख लेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। यहाँ फिगर भी बताई गई है समझाने के लिए, आप देखिएगा इस फिगर को भी। ये फिगर एग्जैक्ट नहीं है कि हमेशा ऐसी ही फिगर होगी, पॉसिबल है कि ऐसी फिगर भी हो सकती है। तो फर्ज करें, देखें ना, आपके पास एक सेट है
मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट मैं ऐसा ले लेता हूं जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 और 5। अब अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूं तो डेफिनेटली इनका इंटरसेक्शन खाली नहीं आएगा, कॉमन एलिमेंट मौजूद है। अगर मैं ए में से बी माइनस कर दूं तो फिर क्या आंसर आएगा 1 2। और इसी तरह अगर मैं बी में से ए माइनस कर दूं तो फिर देखें क्या आएगा, जस्ट 4 और 5 है ना। तो अब जब आप a माइनस बी और b माइनस ए के कोई नए नाम रख लें, आप कह लें ये c है, ये d है, तो ये d है। तो अगर आप c और d को गौर से देखें तो ये डिसजॉइंट है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। और अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो a और b के यूनियन के बराबर आएगा। जब a में से b निकालेंगे तो 3 जाएगा, एक मिनट ठहरिए, इक्वल नहीं आएगा। उनका कॉमन एलिमेंट फिर लेना पड़ेगा। सही है, सही है। और अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा सेटअप बना लूं जैसे यहाँ फिगर में बना है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो फिर हो जाएगा। वो मुझे बाद में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा जी इन दोनों का, फिर इक्वल आएगा। यानी ए यूनियन बी का आंसर बराबर आएगा सी और डी के इंटरसेक्शन के साथ, और फिर यूनियन लेना पड़ेगा इन सी और डी का जो है वो ए और बी का इंटरसेक्शन, ये भी लेना पड़ेगा। चले एक चीज मैं आपको और बताता हूं। आपने वो जो नई सीक्वेंस डेवलप करनी है वो देखिए क्या है। आप ऐसा करें, पहला E1 जो है उसका नाम F1 रख लें। फिर इसी तरीके से जो दूसरा E2 है, आप देखें कि उसके अंदर अगर E1 के कुछ मेंबर आते हैं वो तो वो स्किप कर दे, यानी E2 के वो मेंबर रख ले जो E1 के नहीं है, बाकी लिख लें तो उसका नाम है F2। अगर सिर्फ इन दो सेट के ऊपर गौर करें, पहले हमें E1 और E2 के बारे में कंफर्म नहीं था कि वो डिसजॉइंट है या नहीं है, मगर इससे जो नई सीक्वेंस बनी F1 और F2, इसके बारे में गारंटी है कि जो F1 के अंदर मेंबर है वो F2 के अंदर नहीं है, यानी ये दो डिसजॉइंट सबसेट बनेंगे। इसी तरीके से आपने F3 लेना है, F3 के अंदर E3 के एलिमेंट तो लेने हैं, मगर वो एलिमेंट निकालने हैं जो E1 और E2 के E3 में आ रहे हैं। इसी तरीके से एक नया F4 डेवलप करना है जो E4 के उन एलिमेंट को कंटेन करता है E1, E2 और E3 के एलिमेंट को छोड़ के। तो इस तरीके से आपने एक सीक्वेंस डिफाइन करनी है। F1 इज इक्वल टू E1, F2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1, F3 इज इक्वल टू E3 माइनस E1 यूनियन E2। और इस तरीके से अगर आप n एलिमेंट्स के लिए जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 है तो मुखालिफ यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। तो जब यहाँ n के लिए जाएंगे तो En माइनस यूनियन E1, E2, E3 एंड सो ऑन, कहां तक En माइनस 1। इस तरीके से आपने एक नई डेवलपमेंट करनी है सीक्वेंस के हवाले से सेट्स की। तो ये जो F की सूरत में जब आप नए सेट डिफाइन करेंगे तो ये ऐसे सेट होंगे जो म्यूचुअली आपस में डिसजॉइंट होंगे, आपस में इनका जो इंटरसेक्शन है वो खाली होगा। और मजे की बात आप नोट करें, F1 अगर E1 के बराबर है तो आप ये कह सकते हैं कि F1 E1 का सबसेट है। F2 E2 के बराबर तो नहीं है, तो E2 माइनस E1 के बराबर है, तो यहां से आप कहेंगे कि F2 E2 का सबसेट है। तो इसी बात को कंटिन्यूसली आगे लेके जाए n के लिए तो हम कहेंगे कि F1 जो है वो E1 का सबसेट है। ठीक हो गया। तो ये जो पहली बात आपने देखी वो आपको यहां से मिल जाएगी, जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है सेट्स को
यहाँ से पता चलता है कि ये जो सीक्वेंस एफ एन है ये ई एन के रिस्पेक्टिव पोजीशन का सबसेट है। अब दूसरा हिस्सा ये साबित करना है कि ये जो आपने एफ की सूरत में सबसेट्स डिफाइन किए हैं ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। इनको डिसजॉइंट साबित करना है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उल्टा चलिएगा, लेट कर लेते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है। कोई भी जो दो आप F1 F2 ले लें, F3 F4 ले लें, F1 F10 ले लें, कोई भी दो एलिमेंट्स इस तरीके से जो सेट्स की सूरत में है तो ये इनका इंटरसेक्शन खाली, मगर हम कहेंगे कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। और देखिए ये जो इंडेक्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब जब आप कोई दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज महसूस होगी कि उनमें से एक नंबर जो है वो छोटा है, एक बड़ा है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्ररी चॉइस है। तो आप एक काम करें, एम को यहाँ पे एन से बड़ा समझ लें, इस झगड़े भी ना पड़े कि किसको कहना है किसको नहीं कहना। वरना आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप एन को ग्रेटर देन मान लें एम से। तो ये यहाँ पे ये तस्वर आपने आगे लेके जाना है कि एन जो है वो एम से छोटा है, और साबित ये करना है कि ये जो हमने बात सपोज की है ये कंट्राडिक्शन है, ये गलत है, और इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। तो एक मेंबर ले लें जी, जो कि आपने एफ एन इंटरसेक्शन एफ एम से लिया है, तो वो दोनों में होगा। और यहां ये बात याद रखिएगा कि जहां एम जो है वो एन से बड़ा है, तो अगर एक्स एफ एम के अंदर है तो फिर आपने जो कंस्ट्रक्शन की है एफ की उसके मुताबिक वो किसके अंदर है, वो ई एम माइनस ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई एम माइनस वन के अंदर आएगा। तो आपको पता है कि अगर वो एक्स ई एम का मेंबर है तो फिर इनका तो नहीं होगा ना, इनमें से किसी का भी नहीं होगा। ठीक है। और यहां एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो m आपने लिखा है और ये 1 से लेके m माइनस 1 तक के जो डिजिट्स हैं ये m से छोटे हैं। तो पता ये चला कि x जो है ना E1 में है ना E2 में है ना em माइनस 1 में है, इनमें से किसी के अंदर भी नहीं आता। यानी अगर मैं कहता हूं कि x जो है वो E1 E2 में नहीं आता, फर्ज करें E2 में नहीं आता, तो फिर याद रखिएगा कि फिर x जो है वो F2 के अंदर भी नहीं आएगा। क्यों भला? F2 बराबर है E2 माइनस E1। ये एक आर्बिट्ररी चॉइस के साथ हम चल रहे हैं। तो अगर x E2 में नहीं आता तो वो F2 में भी नहीं आएगा, और अगर वो em माइनस 1 में नहीं आता तो वो fm माइनस 1 में भी नहीं आएगा, जिसका जिक्र यहां उन्होंने किया हुआ है। ठीक हो गया कि x जो है वो fn में भी नहीं आएगा। क्यों भला? ये सारे के सारे वो नंबर मैंने लिए हैं, यहाँ इंडेक्स जो है वो है जो m से छोटे हैं। तो n भी तो m से छोटा है ना, अभी हमने लेट किया हुआ है कि x भी जो n है वो m से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर इसकी वजह से वो fn के अंदर भी नहीं आएगा, जबकि यहां हमने लिखा हुआ है कि वो x fn के अंदर आता है। इस चीज को समझने के लिए आप खुद से एक मिसाल लेके ना छोटी सी, वहां पे इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो फैसला हो गया कि मेरी जो बात है वो गलत है और इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी। दूसरी बात जो है वो इसका तीसरा पार्ट है जो कहता है कि साबित करें कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये आपस में बराबर है, कि ई का यूनियन एफ के यूनियन के बराबर है, चाहे सेट्स की तादाद सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट हो या चाहे इनफाइनाइट हो। आपको पता है कि दो सेट्स को अगर इक्वल साबित करना हो तो आप ये साबित कर दें कि लेफ्ट राइट का सबसेट है और राइट लेफ्ट का सबसेट है। तो इसमें जो एक साइड है वो हो चुकी है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए,
यहाँ पे आइए, हमने पहले पार्ट में पढ़ा हुआ है कि जनाब ये जो एफ एन है साबित करके आए हैं, ये ई एन का सबसेट है। क्या मतलब कि एफ वन ई वन का सबसेट है, एफ टू ई टू का सबसेट है हर नेचुरल नंबर के लिए। तो जब आप रिस्पेक्टिव पोजीशंस के यूनियन लेंगे तो वो भी इसी तरीके से उनके दरमियान रिलेशन आएगा कि एक तरफ के जो सेट्स का यूनियन है वो सबसेट होगा दूसरी तरफ वाले के यूनियन के। तो ये चीज साबित हो गई कि यूनियन ऑफ एफ जो है वो यूनियन ऑफ ई का सबसेट है। अब साबित यहाँ ये भी बात याद रखिएगा, हम फाइनाइट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एन के ऊपर जो है वो पाबंदी है कि वो 1 से लेके एन के दरमियान है, लिमिटेड पोर्शन है। अब उल्टा करना है आपने, अब आपने इस राइट साइड को साबित करना है कि ये लेफ्ट साइड के सबसेट के बराबर है। तो देखिए, आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया, तो जब आप यूनियन में से कोई एलिमेंट लेंगे तो वो किसी ना किसी एक में तो लाजमी आएगा ना। हो सकता है दो में हो सकता है सब में हो, मगर यूनियन में आने की वजह कि वो एक में लाजमी होगा। तो वो एक कौन सा है? वो 1 से लेके n के दरमियान वो कोई भी मेंबर के हो सकता है। लो जी आगे चले। अब यहाँ एक थोड़ा सा ना हम एक तरमीम लगाते हैं कि फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि x जो है ना वो, अगर मैं k का कोई नंबर रख दूं, मैं कहता हूं कि x जो है वो 10 E10 में आता है, फर्ज कर लेते हैं। और यहां एक छोटी सी और बात फर्ज करते हैं कि जनाब ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें मैं लेट कर लेता हूं कि वो सबसे छोटा डिजिट नेचुरल नंबर में जिसके लिए x ई में आता है वो m है। जैसे मैं कहता हूं कि सबसे जो छोटा डिजिट वो 10 है जिसकी वजह से x ई का मेंबर बनता है, यानी इससे पीछे जो सेट्स हैं x उनका मेंबर नहीं है। यानी ये मैं सपोज कर लेता हूं, क्योंकि यूनियन है ना, सभी में भी हो सकता है कुछ में भी हो सकता है। तो मैं कह देता हूं कि E1 से लेके E9 के दरमियान आने वाले किसी भी सेट में x नहीं आता, बल्कि सबसे पहली दफा इसे देखा गया है E10 में। तो क्योंकि यहाँ जनरल मजाज की बात हो रही है तो हम कहते हैं कि वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए x ई के सीक्वेंस में आता है वो m है। तो इसका क्या मतलब है कि इससे पीछे वाले जितने भी डिजिट्स हैं इनमें से किसी के अंदर भी ये नहीं आता, यानी E1 से लेके EM-1 के अंदर किसी में भी नहीं आता। तो फिर जो आपने कंस्ट्रक्शन की है उसको देखिए कि x EM में आता है, इनमें नहीं आता, तो फिर ऐसे लिख दें कि x यहां आता है। तो इसको हमने अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर FM बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये x FM में आएगा। तो जब f की सीक्वेंस में x किसी एक सेट में आ गया तो फिर जब यूनियन लेंगे तो उनमें भी तो आएगा ना। तो फिर यहाँ आप ये साबित कर रहे हैं कि जो आपने एलिमेंट राइट साइड से उठाया था वो लेफ्ट में आ गया। तो साबित हो गया कि यूनियन ऑफ ई आई सबसेट है यूनियन ऑफ एफ आई। और फिर जब दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे तो बराबरी आ जाएगी। अब आपने इसी को दोबारा से रिपीट करना है, बस यहां से एन हटा के ना इन्फिनिटी लगा लें, बाकी सारा अमल उसी तरह होगा कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट मेंबर्स पे मुश्तमिल है तब ये कैसे साबित होगा। ये वही बातें उन्हीं लाइनों पे दोबारा से उसको रिपीट किया गया है। तो मैं इस थ्योरम के हवाले से दोबारा ये बात कर दूं कि एक सिग्मा अलजबरा के अंदर रह के आपने दो किस्म की सीक्वेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया। एक सीक्वेंस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं मुझे पता कि वो सीक्वेंस के मेंबर जो हैं वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है कि नहीं है, मगर उसी सीक्वेंस की मदद से हमने एक नई सीक्वेंस डिफाइन की है इस तरीके से जो आपको नजर आ रही है कि जनाब इस तरीके से हमने एक नई सीक्वेंस डिफाइन की है जिसके तहत नई सीक्वेंस के हर दो मेंबर्स जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट हैं। और अगर एक तरफ एक सीक्वेंस का यूनियन ले लें और अगर एक तरफ दूसरी सीक्वेंस जो गिवन सीक्वेंस है जो हमारे सिग्मा अलजबरा के अंदर मौजूद है उसका यूनियन ले लें तो आंसर सेम आता है। आप चाहें तो इस फिगर को भी स्टडी कर लीजिएगा जो आपको यहाँ पे बनी हुई नजर आ रही है। बाकी
अब मैं नए टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा, ये मैयर है असल में। जिस निस्बत से हमारे इस पोर्शन का नाम मैयर थ्योरी है वो यहां से शुरू होता है। तो ये मैयर 100% उसी टर्म को रिप्रेजेंट करता है जो आम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं किसी चीज की पैमाइश उर्दू के अंदर। आप किसी भी तरीके से मैयर कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास देखें एक कोई भी, ये फर्ज करें रेक्टेंगल है, अगर मैंने इसका एरिया मैयर करना है और इसकी डायमेंशन मैं कह देता हूं 2 और 4 है, तो मैं इसे एक नंबर असाइन करने जा रहा हूं इस रेक्टेंगल को। अगर मेरी निस्बत एरिया के साथ है तो मैं इसे एक नंबर असाइन करने लगा हूं और वो है 8। तो ये हो गया इसकी मैयर। अगर आपके नजदीक इसके पेरीमीटर को अहमियत देना है तो फिर हम कहते हैं कि इसका जो इसकी जो मैयर है उस जुबान में वो होगी 12। तो इस तरीके से हम किसी भी एक सेट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने बनाए हुए असूलों के तहत कोई ना कोई एक नंबर असाइन करेंगे जो रियल वैल्यूड होगा। और जब आप इस तरह का कोई अमल करते हैं तो इस अमल को कहते हैं मैयर। यानी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई नंबर असाइन करना है रियल वैल्यूड, वो नंबर 0 भी हो सकता है। तो यहां पे सेट थ्योरी के मुताबिक हम यहां सेट्स को खास किस्म के नंबर असाइन करेंगे खास तरीकों की मदद से। तो इस खास तरीके से किसी भी सेट को एक नंबर असाइन करना कहलाता है मैयर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेक्टेंगल है तो आपने उसको एक नंबर असाइन कर दिया 8, तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये इसका मैयर है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपने किस बेस पे डिफाइन करना है। तो इंशाल्लाह ताला इसी जगह से मैं आपको नए लेक्चर में डिटेल के साथ बताऊंगा मैयर के हवाले से। तो आप तक कोई बात अगर आपने पूछनी है तो आप बिस्मिल्लाह मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो है वो चूंकि नमाज का भी टाइम है तो आप नमाज पढ़िए, दुआए खैर कीजिएगा। कोई बात पूछनी हो यहाँ एमएससी के स्टूडेंट्स ने तो पूछ लें, पूछे। आपकी क्लासेस ठीक चल रही हैं जी सबकी? यस सर। यस सर। वो जो ऑनलाइन सिस्टम में गिला करते हैं कि ये एक बड़ा ही फ्लॉप सिस्टम है और जनाब ये नहीं होना चाहिए, तो क्या आप एग्री करते हैं कि नहीं ठीक है बेहतर है? बेहतर है। अच्छा, यानी ना होने से तो बेहतर है ना। जब आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी तो एक बेचैनी थी, तो चले किसी जी निस्बत से सर, थोड़ा कुछ बहुत। ये बेनिफिट है इसका। कुछ हाँ ना जी होने से कुछ होना बेहतर है। जी जी जी, कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर है। तो इंशाल्लाह जी ताला सर। इसी बहाने चले, अगर आपकी हेल्प हो जाएगी तो बेहतर है। तो मैं इसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद आपको शेयर कर दूंगा। तो जी मुझे सर, वॉइस इंशाल्लाह जरूर। वॉइस की आवाज़ नहीं आ रही कहीं से। हमारे हैं बॉयज भी ये जो सर उनको रोजा लग गया होगा। अच्छा जी, अस्तगफिरुल्लाह। अगर उनको रोजा लग गया है तो फिर ऐसे करे चिड़ी रोजा रख लिया करे। सर नाजुक नाजुक तो है बेचारे हमारे इन्ना भाई। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आपके भाइयों हाँ को मजबूत करे। और चमनप्राश खाया करें जी, चमनप्राश मजबूत करता है बंदे को, है? च्यवनप्राश। हाँ जी चमनप्राश। चमन पर शुक्रिया जी कामन जिस। खुराक। और नहीं नहीं चमनप्राश, मैं इतना लिख देना, लिख दें आप? जी ये सर देख, लिख दें। हाँ जी ये देखें मैं लिखने लगा हूँ, ये देखें। ये बोल कौन है? हाँ जी CHAMAN चमन प्राश। लस, ये सुबह आप बेशक अफ्तारी करने के सहरी करने के फौरन बाद एक चम्मच ले लें और नीम गर्म दूध का भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी ताकत वापस आ जाएगी। तो बाकी ना एमएससी दी कुड़ियो तुसी मेरे ना बच्चियां नु बॉयज नु ना कमजोर ना करो, ये माशाल्लाह बड़े मजबूत ने। तेरा दियम का क्या सोल्यूशन है? सॉरी,
जिनको नींद आ जाती है लेक्चर के दौरान। अच्छा, उनको ऐसे करते हैं ना, मेरी बात सुनो, आप मुझे बता दो किनको नींद आती है, हम उनको कहेंगे आपने कैमरा ऑन रख के हमारा लेक्चर सुनना है। उनसे कैमरा ऑन करवा लेते सर हैं। जी जी बोले। कोई नींद आती है। अच्छा जी, ठीक है। चले ठीक है, ओके, जी। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।